नमस्कार। आज कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा कर दी कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा हिस्सा जनवरी में शुरू करने जा रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस यात्रा का नाम होगा भारत न्याय यात्रा। 20 मार्च से शुरू होगी और मणिपुर से शुरू होगी। आप कल्पना कर सकते हैं इन बातों का कि इसके क्या-क्या राजनीतिक नेतार्थ हो सकते हैं? कितना अर्थ है इस बात का? 14 जनवरी से 20 मार्च, 14 जनवरी से 20 मार्च, मणिपुर से मुंबई। नाम क्या है यात्रा का? भारत न्याय यात्रा। 14 राज्यों से गुजरेगी और 85 जिलों से होकर यह यात्रा आगे बढ़ेगी। आज की वीडियो में इस बात के विश्लेषण के साथ आपसे मुखातिब हूं कि इसके क्या-क्या राजनीतिक निहितार्थ होंगे, इस यात्रा की अहमियत क्या है और क्या ये 2024 के चुनाव के पहले राहुल गांधी की तरफ से ऐसा कोई एक कदम उठाया जा रहा है जो नरेंद्र मोदी के चुनावी विजय रथ को रोक सकता है? क्या न्याय यात्रा से राहुल गांधी, भारत न्याय यात्रा से राहुल गांधी कोई नई सियासी लकीर खींचने में कामयाब हो सकेंगे? और क्या राजनीति से आगे बढ़कर राहुल गांधी कोई नई लकीर खींच रहे हैं जो केवल चुनाव जीतने और हारने के कसौटी और पैमाने से आगे बढ़ करके वो इस तरह से आगे बढ़ेगी कि हां, इसका कोई नया आधार बन सकता है क्या? इस पूरी बातचीत को आज के वीडियो में समेटने की कोशिश करते हैं। तो सूचना तथ्यात्मक रूप से यह है, 14 जनवरी से 20 मार्च, 6400 किलोमीटर, 14 राज्य, 6200 किलोमीटर, 14 राज्य, 85 जिले। नाम क्या है? भारत न्याय यात्रा। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक बयान से शुरू करते हैं। ये जो विवरणों के साथ मंशा पर बात कही गई है। न्याय का मतलब समझते हैं आप? न्याय वैसे तो वैदिक दर्शन के छठांग जो 6 वेदांग हैं, उसमें न्याय भी है। न्याय, सांख्य, वैशेषिक, ज्योतिष और इन सब में न्याय एक है। और कई बार आप देखेंगे कि भारतीयता की संकल्पना में एक मूर्ति पूजक, कर्मकांडी परंपरा के साथ-साथ यह भी है कि कर्मकांड भंजक, प्रगतिवादी, न्यायवादी विचार भी हजारों साल पहले से भारतीयता के साथ चला आ रहा है। चाहे वो बुद्ध की बात कर लें आप, चाहे न्याय, सांख्य और वैशेषिक दर्शन की बात कर लें, जो पदार्थवादी दर्शन है, विज्ञानवादी दर्शन है, बुद्ध की बात कर लें, कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, गुरु नानक, बाबा फरीद की बात कर लें, वो समानांतर एक वैचारिक परंपरा लगातार न्याय समता की चली आई। भारत में जब नवजागरण का काल चल रहा था तो उस समय फूले, अंबेडकर, पेरियार की एक शाखा, शाहू की, भगत सिंह और अंबेडकर की शाखा, वो श्रृंखला चल रही थी जो न्याय, समता, बंधुता, मानवता और इवन आप गांधी को भी देखेंगे कि मानवीय मूल्यों के धरातल पर गांधी भी इस तरह के मूल्यों के पैरोकारी करते हैं कि न्याय, समता, बंधुता इसके साथ भी होने चाहिए। और सबको पिरो करके इस हजारों साल के इतिहास को एक जगह पर पिरो करके भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय एक मूल्य के रूप में, एक संकल्पना के रूप में दर्ज किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथ के तमाम संविधान बनाने वाले लोगों ने। न्याय, और कौन कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये संविधान की प्रस्तावना में शामिल शब्द है। बाबा साहब ने चेतावनी दी थी
कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे ना हुए, तो वो कागजों का पुलिंदा मात्र बनकर रह जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि संविधान के अच्छे होने से ज्यादा जरूरी है कि संविधान को लागू कराने वाले लोग अच्छे होने चाहिए। और उसमें प्रस्तावना उसकी मूल आत्मा है, संविधान की प्रस्तावना उसकी मूल बुनियाद है। और उस प्रस्तावना में न्याय एक मूल्य के रूप में है कि भारत की आजादी के बाद इस देश के हर नागरिक के आंखों में एक सपना भरा गया था संविधान के द्वारा कि हम इस देश के हर नागरिक के साथ न्याय करेंगे। और वो न्याय सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा और लैंगिक न्याय के साथ राजनीतिक न्याय भी होगा। कांग्रेस की अगली यात्रा भारत न्याय यात्रा के नाम से संबोधित की जा रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो या बाद में उसको इलोबरेट करते हुए जयराम रमेश हो, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमारे नेता राहुल गांधी अब यह मंशा रखते हैं कि हम इस देश के नागरिकों के साथ न्याय के मूल्य को जीने के लिए इस यात्रा को निकाल रहे हैं। और उन्होंने घोषणा की कि ये यात्रा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित कराएगी। अब यहां से पहला विश्लेषण मेरा, इसका मतलब ये कि कहीं अन्याय हो रहा है। पिछली यात्रा का सूत्र वाक्य क्या था? पिछली यात्रा का सूत्र वाक्य ये था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया। वो यात्रा कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गई। वो यात्रा जिसने पूरे कांग्रेस में एक ऊर्जा का संचार कर दिया। लेकिन तीन राज्य, बड़े राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों हारने के बाद लगातार इस बात पर हमलावर थी बीजेपी, और कांग्रेस के भीतर भी शायद सुगबुगाहट इस बात की थी कि लगता है कि इस यात्रा से कोई फायदा नहीं हुआ, हम तो चुनाव हार रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की मंशा कुछ और कहती है। कांग्रेस चुनाव हार रही है क्योंकि कांग्रेस के पास कमलनाथ जैसे लोग हैं। कांग्रेस के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दिल पता नहीं कब आरएसएस के दिल के साथ मेल खा जाए, कब बाबा बागेश्वर के चरणों में चले जाएं, कब इंडिया अलायंस के जो समझौता किए गए 14 पत्रकार के बैन के खिलाफ जाकर के उस पत्रकार को अपने हेलीकॉप्टर में बिठा लें और किसी भी हद तक जाकर के जीते जिताए चुनाव को हरा सकते हैं। और फिर बीजेपी हमलावर हो जाएगी कि भाई आपकी यात्रा तो बेकाम है, आपकी यात्रा का कोई लाभ नहीं हासिल होता, आपकी यात्रा का चुनावी फायदा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने फिर से घोषणा कर दी है कि हम केवल चुनाव लड़ने और जीतने के लिए नहीं राजनीति में हैं, हम कुछ नैरेटिव सेट करने के लिए, कुछ बुनियादी उसूल और सिद्धांतों को भारतीय राजनीति में पुनर्स्थापित करने की मंशा के साथ राजनीति में है। और इसलिए आप गौर करेंगे कि राहुल गांधी की जो पूरी संरचना है राजनीति की, उस संरचना में न्याय के मूल्य पर बल दिया जा रहा है इस यात्रा में। अब कल्पना करिए ना कि न्याय वाली यात्रा शुरू कहां से हो रही है? मणिपुर से। मणिपुर से शुरू हो रही है। पिछले दिनों 5 राज्यों के चुनाव के साथ मेघालय में भी चुनाव, और वहां कोई बीजेपी का बड़ा नेता नहीं गया। नॉर्थ ईस्ट में एक खास किस्म से आक्रोश है, विद्रोह है, और उसमें भी मणिपुर जल रहा है। आज की तारीख तक मणिपुर में हिंसा नहीं रोकी गई है। आज की तारीख तक मणिपुर में एक तनाव और हिंसा का माहौल बरकरार है। आज की तारीख तक मणिपुर को लेकर के कोई राजनीतिक दल इतना बड़ा साहस नहीं उठा रहा है कि वो वहां जाकर के मणिपुर की बात बोल सके। तमाम मीडिया के पत्रकार इजराइल चले गए, मणिपुर नहीं गए। तमाम नेता इजराइल के साथ स्टैंड विद इजराइल कर रहे हैं, लेकिन स्टैंड विद मणिपुर के साथ नहीं खड़े। और एक नेता ऐसे वक्त में चुनावों के परे जाकर 14 जनवरी से यह घोषणा कर रहा है कि मणिपुर से मैं अपनी यात्रा की शुरुआत करूंगा, न्याय यात्रा की। और इसलिए मुझे बार बार ये महसूस हो रहा है कि ये केवल चुनावी बिसात नहीं है। चुनावी बिसात है,
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कदम को इस अपने चुनावी नफा नुकसान नाप कर करती है और ये करना भी चाहिए। अल्टीमेटली वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, अल्टीमेटली उसे चुनाव कंटेस्ट करना है और अल्टीमेटली उसे चुनाव जीतने की कोशिश करनी है, वरना उसके नेतृत्व पर लगातार सवालिया निशान खड़े होते रहेंगे। तो बेशक ये एक चुनावी रणनीति है, बेशक ये चुनावी इवेंट है, लेकिन ये जो न्याय का इवेंट है, इस इवेंट के जरिए अगर कोई मूल्य बोध में परिवर्तन हो रहा है, भारतीयता की आत्मा के कुछ उसूल और सिद्धांतों को टच करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसी राजनीति की जरूरत इस देश को है। ऐसी राजनीति की जरूरत है इस देश को, जो मणिपुर से शुरू करे अपनी यात्रा और दावा करे कि हम न्याय यात्रा करेंगे, हम न्याय के लिए सड़क पर उतरने जा रहे हैं। सामाजिक न्याय, याद रखिए, सामाजिक न्याय का अर्थ है एंटी कास्ट मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मूवमेंट, आइडिया ऑफ इंडिया का मूवमेंट, सोशल जस्टिस का मूवमेंट है। सामाजिक न्याय का विचार जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, किसी भी रूप में देश के बाशिंदों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ है, उस अन्याय और अत्याचार के अन्याय के खिलाफ सामाजिक न्याय की बात करना, बेसिकली जाति जनगणना की बात करना है। सामाजिक न्याय की बात करना बेसिकली संविधान में समता और न्याय की बात करना है। सामाजिक न्याय की बात करना लैंगिक न्याय की बात करना है कि देश में जितनी महिलाएं हैं और हर तबके की महिलाएं, उनको उनका हक मिले। सामाजिक न्याय की बात करना आरक्षण की बात करना है कि सबको समान अवसर मिले और किसी भी किस्म के भेदभाव के परे हम एक बेहतर देश बना सकें। तो इस यात्रा की बुनियाद में सामाजिक न्याय का मूल्य है, इस यात्रा की बुनियाद में आर्थिक न्याय का मूल्य है। जब राहुल गांधी लगातार एक कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आर्थिक गैर बराबरी बढ़ती जा रही है, 80 करोड़ लोगों को सरकार कह रही है कि अगले 5 साल तक 5 किलो रेवड़ी, नहीं नहीं माफ करिए, 5 किलो अनाज मुफ्त में हम बांटते रहेंगे। इसका मतलब वो 80 करोड़ लोग अगले 5 साल तक, सीधा सवाल है, वो 80 करोड़ लोग अगले 5 साल तक 5 किलो अनाज पाने के लायक भी मजबूत नहीं हो पाएंगे। सरकार तो साफ कह रही है, फिर आर्थिक न्याय कहां है? 80 करोड़ आबादी आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हो जाए कि 5 किलो अनाज भी उसको सरकार से मुफ्त लेना पड़े, तब जाकर उसके चूल्हे में आग रहेगी और उसके पेट में रोटी जाएगी। और थोड़े से अमीर उद्योगपतियों के हाथों, थोड़े से 12,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया एनपीए, बैंक से लोन दे रहे, और और पूरी अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा थोड़े से लोगों के हाथ संकेंद्रित किया जा रहा है। ऐसे वक्त में आर्थिक न्याय की बात करते हुए अपनी यात्रा निकालना, मुझे लग रहा है कि राजनीति का नैरेटिव चेंज करने की बात है। ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। वसीम बरेलवी इस बात को शायद जब कह रहे होंगे, तो आज वो बात राहुल गांधी के लिए भी फिट हो जाएगी, ये सोचा नहीं होगा उन्होंने। लेकिन न्याय की बात करते हुए राहुल गांधी ने अपनी एक अलग लकीर खींचने की कोशिश तो शुरू कर दी। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय में कांग्रेस को केवल एक सबक सीखना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी को इस भ्रम या मुगालते में कतई नहीं होना चाहिए कि कई क्षेत्रीय दल जो कांग्रेस पार्टी से उनका वोट मताधिकार, उनका उनका कोर वोटर ले गए, उन क्षेत्रीय दलों को कमजोर करके कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाए और तब केंद्र में आए। ये एक मंशा अगर कांग्रेस पार्टी निकाल दे, सम्मान के भाव, क्योंकि क्षेत्रीय दल भाई आपकी नाकामियों के बाद उभरे और वो उन मूल्यों और उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उस क्षेत्र के लिए सबसे कीमती होता है, इसलिए आप इतना जल्दी उन्हें मिटा नहीं पाएंगे।
और 1-1 कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में फिलहाल तो आप देख रहे हैं ना, हराना मुश्किल है। ऐसे वक्त में राहुल गांधी के रूप में एक उम्मीद नजर आती है। राहुल गांधी की यात्रा के रूप में एक नई उम्मीद नजर आती है। और इस उम्मीद के जरिए यह लगता है, और याद रखिए समय का चयन कैसे किया गया है। 30 दिसंबर से, मैं अभी एक वीडियो आपसे बातचीत में ले आऊंगा, 30 दिसंबर से अयोध्या के इर्द गिर्द जो राजनीतिक इवेंट है वो शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा निकलेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे, और उसके बाद जनवरी के दूसरे सप्ताह से लगातार राम मंदिर उद्घाटन का पूरा माहौल बनाया जाएगा केंद्र में, अयोध्या में। और ठीक उस समय जब ऐसा माहौल बनाया जाएगा मीडिया के जरिए कि अब तो भाई सब खत्म, सारे मुद्दे ध्वस्त, सब कुछ किनारे, अब देखना राम मंदिर उद्घाटन के बाद एक तरफ से बीजेपी 400 सीटें ले आने जा रही है, ये मीडिया आपको दिखाएगा, याद रखिएगा। सोशल मीडिया पर आपको क्लिपिंग चलेगी, रील्स चलेंगे, और धूम धड़ाके के साथ, इतना उत्तेजना के साथ वो रील्स चलेंगी कि अब राम के आने के बाद तो अब कुछ बचा ही नहीं। क्या चुनाव की जरूरत है, घोषणा कर दो कि 450 सीट हम बीजेपी को दे रहे हैं। ये माहौल पूरे देश में बन गया है। इस घोषणा और मनोवैज्ञानिक बढ़त के वक्त बीजेपी के रथ को रोकने के लिए एक व्यक्ति, जी हां, मैं व्यक्ति कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी कई खामियां आज भी रखती है जिसकी वजह से वो चुनाव भी हार रही है। उसके नेता कई जगहों पर ऐसी चूक करते हैं जिसकी वजह से वो चुनाव भी हार रहे हैं और कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन वहां एक उम्मीद का नाम है राहुल गांधी। वो नेता ऐसे राम मंदिर उद्घाटन के घोर धार्मिक राजनीतिक माहौल के बीच मणिपुर में खड़ा होकर के वहां से न्याय की बात करते हुए पैदल चलना शुरू करेगा। और पैदल चलते हुए वो मणिपुर से मुंबई की यात्रा तय करेगा और कहेगा कि इस देश में न्याय की बात अब होगी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात। कल्पना करिए कि ये क्या नैरेटिव चेंज करने का एक बड़ा टूल नहीं है? क्या इसमें इस बात की गुंजाइश नहीं है, मंदिर बन जाएगा तो लोग एक दिन ये नहीं कहेंगे कि ठीक है भैया मंदिर बन गया, बधाई आपको, कई बार आपको उसके नाम पर वोट दे दिए, लेकिन बाकी का अधिकार कहाँ है, न्याय कहाँ है, हमारा हमारा हक हिस्सा कहाँ है, हमारा महंगाई बेरोजगारी से लेकर के तमाम तरह के सवाल कहाँ गए? हम पूजा करते हैं, राम हमारे दिल में, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से नारा। तो ये सो राम है, राम घट घट में है, मंदिर बन गया, बहुत बधाई, बाकी कहां गया आपका वादा? और ऐसे वक्त में ऐसा लगता है कि राहुल गांधी उस चुनावी रथ को रोकने की एक नई तैयारी के साथ सड़क पर उतर रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी चुनावों से आगे बढ़ करके आइडिया ऑफ इंडिया के लिए कोशिश करते हुए नजर आने वाले एक नेता की तरह इस यात्रा को साध रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग ईमानदारी से अगर इस बात को कबूल करें कि नहीं भाई, कुछ गलतियां हमें इस बात के लिए भी सुधार की गुंजाइश रखना चाहती हैं, तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी एक लकीर खींचने में कामयाब हो जाएंगे। अब आगे इस यात्रा के बहाने लगातार हम इस बात का विश्लेषण करते रहेंगे कि आगे इसका असर क्या होगा। आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए 4 PM, फिर मिलेंगे।